हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो केपी और केसी है ना भाई साहब, ये आपस में कैसे जुड़े हुए, एक दूसरे को क्या लगते हैं, इनका रिलेशन इनके बीच का क्या है। मतलब हमारा सीधा सा टॉपिक है, बहुत छोटा और प्यारा सा टॉपिक है, केपी और केसी के बीच का रिलेशन। दोस्त, इससे पहले की वीडियो देखना आप शुरू करें, एक्चुअली आप शुरू कर चुके हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन होगा आपके लिए। इस वीडियो के ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ मास सेक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्त, इस वीडियो को समझने के लिए अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखते हैं ना, तो थोड़ी आपको सहूलियत होगी, समझने में आसानी होगी इस वीडियो को। तो आइए, मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार उस वीडियो को देखें। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं केपी और केसी के बीच का आपसी संबंध। तो दोस्त देखिए, इस रिलेशन को समझने के लिए हमें एक काल्पनिक रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जांपल में लेने होंगे। तो मैं कल्पना कर रहा हूं कि एक रिएक्शन है हमारे पास, वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है ए। यही रिएक्शन याद करिए, मैंने कल वाले वीडियो में भी लिया था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है। रिएक्टेंट है ए और बी, और उसको बैलेंस किया गया है स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब वो संतुलित किया गया है। दोस्त, इससे बन रहा है एक्स नाम का एक पदार्थ, और साथ ही साथ एक काल्पनिक पदार्थ बना वाई नाम का पदार्थ। जब ये अभिक्रिया जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जो काल्पनिक अभिक्रियाओं में से एक है, अगर ये साम्य की अवस्था में आ जाए, यार ये साम्य की अवस्था क्या है, तो साम्य की अवस्था का मतलब समझने के लिए मैं आपको 1 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं। देखो भाई, ये कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब इस रिएक्टेंट का ए और बी का टूट कर एक्स और वाई में बदलना फॉरवर्ड रिएक्शन, और वह एक्स और वाई का पुनः टूट करके ए और बी में बदल जाना बैकवर्ड रिएक्शन। तो होता ऐसा है कि शुरू में तो ए और बी दनादन एक्स और वाई के रूप में बदलता है, लेकिन जैसे एक्स वाई में बदलता है ना, फिर से एक्स वाई टूट करके ए और बी में बदलने लगता है। तो शुरू में ए और बी से एक्स वाई बनने की प्रक्रिया तेज होती है, और एक्स और वाई से ए और बी बनने की प्रक्रिया धीमी होती है। माने फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो है ना, एफ इसको हम कह रहे हैं, ये फास्ट होता है शुरू में, और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है ये शुरू में स्लो होता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, माने जिस दर से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, उसी दर से, उसी रेट से, उसी वेग से, उसी गति से दोस्त बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगता है। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का दर और बैकवर्ड रिएक्शन का दर बराबर हो जाता है। भाई साहब, उस अवस्था का नाम है साम्य अवस्था, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आ जाता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो केवल समय गुजरता है, उस अभिक्रिया का जो ताप है, दाब है, सांद्रता है, वॉल्यूम है, कोई चेंज नहीं होता। तो अगर यह अभिक्रिया साम्य की अवस्था में आ जाए, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है, गुलबर्ग और वागे कह गए थे, क्या कह गए थे, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, ध्यान रखिएगा कब, साम्य की अवस्था में, याद रखिएगा लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार साम्य की अवस्था में। लिख ही दे रहा हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। साम्य की अवस्था में, तो साम्य की अवस्था में आप क्या लिखेंगे, देखिए भाई, ये आपका जो है ये प्रोडक्ट है, तो लिखते हैं दोस्त, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। कल मैंने यही बताया था, प्रोडक्ट x के पावर में x इंटू वाई की सांद्रता के पावर y, ए की सांद्रता के पावर, ये पढ़ते हैं पदार्थ ए की सांद्रता के पावर में a, और ये हो गया b नाम का कोई पदार्थ है, काल्पनिक पदार्थ है, उसकी पावर b। ये सब एक कांस्टेंट के बराबर होता है। मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता का गुणनफल बटा जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता का गुणनफल एक कांस्टेंट होगा। शर्त यही है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट, अच्छा ये जो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल a स्मॉल b क्या है, ये कहलाता है स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई, आइए थोड़ा सा एक बार समझते हैं इस अभिक्रिया में। जैसे देखिए यहां पर 3H2 प्लस N2
ये बना है 2NH3। दोस्त ये जो है ना, इसी को स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर वही जो है ना A लिखा हुआ है, ये जहां पर कुछ नहीं है तो ये B लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है स्मॉल x, और यहां पर y नाम का चीज नहीं है तो वो नहीं है। तो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट को आप घात के रूप में लगा देते हैं और जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता के गुणनफल भाग देते हैं प्रतिकारक की सांद्रता के गुणनफल से, बस एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को कहा जाता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक कह सकते हैं, या साम्य स्थिरांक हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जरा देखिए, होता यह है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं दोस्त। इसमें से मैं आपका कुछ इधर ध्यान खींचना चाहूंगा, तब आपको समझ में आएगा वो केपी और केसी क्या है। तो इधर जरा बोर्ड पर देखिए, साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक, एक ही चीज हुआ, घबराइएगा मत, इस चीज शब्दों के जाल में नहीं उलझना है। जो के है ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार में एक प्रकार है इनका केसी, एक दूसरा प्रकार है केपी, एक तीसरा प्रकार है के काई, तीसरा प्रकार हो सकता है के एन, चौथा के ए, और भी हो सकते हैं दोस्त। अब ये केसी का क्या यार नया लफड़ा आ गया। साम्य स्थिरांक तो के समझ में आ रहा है, तो देखो ना भाई, जब साम्य स्थिरांक के को अगर कॉन्सेंट्रेशन के शब्द में बोले, मोलर सांद्रण के पद में व्यक्त करें, तो उसको केसी कहते हैं। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये रासायनिक अभिक्रिया सॉल्यूशन हो, विलयन के रूप में हो, तो जब विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा, तब जानते हैं ना मोलर सांद्रण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब यह अभिक्रिया जब सॉल्यूशन में हो जाए, विलयन में हो जाए, तब उसका जो के होता है साम्य स्थिरांक, उसको के न कह के केसी कहते हैं। तो केसी का मतलब कि केसी का मतलब साम्य स्थिरांक इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, माने मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पद में साम्य स्थिरांक। मोलर मैं लिख देता हूं यहां, तो मैं सिंपली यहां पर केवल ये लिख रहा हूं कि इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बस इतना ही, इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पद में जो के है उसको के न कह के क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। के साम्य स्थिरांक, सी कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग में रखिएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब ये जो पी है ना, प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो अगर आपकी जो रिएक्शन है ये गैसीय अवस्था में आ जाए, गैसियस हो जाए, तब उसको केसी ना कह के केपी कह देते हैं। तो इन टर्म ऑफ आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर के पद में ये के काई क्या, पहली बात ध्यान रखिए, के एक्स नहीं पढ़िएगा, ये के काई लिखा है, काई, काई एक्स जैसा दिखता है। मोल अंश को, मोल फ्रैक्शन को सूचित करते हैं। तो इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब हुआ दोस्त, ऐसे समझिए कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को व्यक्त कर रहे हैं, साम्य स्थिरांक को आप व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन किसके पदों में, सांद्रता के पदों में नहीं, पार्शियल प्रेशर के पदों में नहीं, बल्कि मोल अंश के पदों में। तो जब मोल अंश के पदों में आप व्यक्त करेंगे तो के काई कहलाएगा। ये के एन कब होगा, तो सीधे सीधे समझिए इन टर्म ऑफ मोल। अगर मोल के इन टर्म ऑफ मोल, अगर मोल के पदों में व्यक्त करना हो तो के एन कहलाएगा। और ए का मतलब होता है एक्टिविटी, इन टर्म ऑफ एक्टिविटी, इन टर्म ऑफ एक्टिविटी। अगर एक्टिविटीज के पदों में व्यक्त करना है तो के ए कहलाएगा। फिलहाल हमारे लिए ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। आप देख रहे हैं हम इन्हीं के बीच में रिलेशन चाहते हैं कि जब ये रिएक्शन विलयन के रूप में हो, सॉल्यूशन के रूप में हो, तो इसका केसी निकालें, और यही विलयन अगर
गैसीय अवस्था में हो जाए तो Kp निकालें और फिर देखें भाई साहब वह Kc और Kp आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसे समझने के लिए थोड़ी सी आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा और मिटाने के बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आप इसे नोट करिए। आइए दोस्त, अब हम आते हैं कि पार्शियल प्रेशर के पदों में और मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पदों में अगर एक ही रिएक्शन के लिए निकालें के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या रिलेशन होगा। तो ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के अवस्था में है, मान रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो विलयन है, गैसीय अवस्था, सॉरी सॉल्यूशन की अवस्था में है। तो विलयन की अवस्था में, विलयन की अवस्था में याद रखिएगा, विलयन की अवस्था में यदि अभिक्रिया हो, यदि अभिक्रिया हो, ये विलयन की अवस्था में हो, तो जाहिर से हम Kc निकालेंगे इनका। तो Kc निकालने का वही तरीका है, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की सांद्रता के पावर x और फिर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट के जो है ना उनकी सांद्रता, जो भी रिएक्टेंट है उनकी सांद्रता को गुणनफल कर देते हैं, उनका गुना कर देते हैं। ये जरा देखिए, आपने प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट की सांद्रता x और y की सांद्रता, पावर में जो कोफिशिएंट था उसको ऊपर कर दिया आपने, रिएक्टेंट है ये लिख दिया। अब ये क्या मतलब है, ये क्या लिखा है जरा समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है पदार्थ x की सांद्रता या मोलर सांद्रता, पदार्थ x की मोलर सांद्रता लिखा हुआ है, मोलर सांद्रण। तो अब इस पदार्थ x का जो मोलर सांद्रण है, हम इसी चीज को थोड़ा ऐसे लिख देना चाहते हैं। ये जरा ध्यान से देखिए, ये y का मोलर सांद्रण, Ca माने a का मोलर सांद्रण, Cb माने b का मोलर सांद्रण। तो अब ये Cx क्या लिखा है भाई, ये लिखा हुआ पदार्थ x, फिर वही चीज लिखा हुआ, सेम ही चीज, पदार्थ x का मोलर सांद्रण और कुछ नहीं। मतलब ये हुआ कि जो आप ये जो चीज चिन्ह देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, सांद्रता को बता रहा है। तो इस चिन्ह को इसकी जगह पे हमने C लिख दिया, बस सिंपल से इतनी सी बात हमने किया। तो जहां पर ये आप हो गया, देखिए ये x का मोलर सांद्रण के पावर x था, तो यहां पर भी हमने Cx के पावर x कर दिया, Cy के पावर a। तो Cy मतलब क्या हुआ, पदार्थ y का मोलर सांद्रण, Ca माने पदार्थ a का मोलर सांद्रण, Cb मतलब पदार्थ, जैसे यहां पर लिख दिया, अगर मैं कि Cb लिख देना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ B का मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण और कुछ नहीं, बस इतना सा बात है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दोस्त ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है विलयन की अवस्था में नहीं है, बल्कि ये गैसीय अवस्था में है। तो जब गैसीय अवस्था में होगा तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब यहां पर Kc न लिख करके क्या लिखेंगे, Kp लिखेंगे। तो आपने लिखा, जब लिख देंगे अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो। दोस्त जब गैसीय अवस्था में हो मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कहने का मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हो, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, लिखेंगे Kp बराबर, तो जहां पर ये पदार्थ x की सांद्रण लिख रहे थे वही सांद्रण बदल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ x इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ a, पार्शियल प्रेशर ऑफ b। मतलब आप समझ लीजिए कि जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में आ गया तो मोलर सांद्रण के जगह पर आपने लगा दिया पार्शियल प्रेशर, क्योंकि C और P मतलब
कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रण और ये जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, ये दोनों जो होते हैं समानुपाती जो होते हैं, ये बराबर हो जाता है। अभी आपको दिखा रहे हैं अभिक्रिया में। तो यहां पर देखिएगा जरा, तो हमने क्या किया कि यहां पर जब विलयन की अवस्था में था तो Kc निकाला, और जब गैसीय अवस्था में आ गया तो Kp निकाला। अब मान लीजिए कि जो रिएक्शन है ये गैसीय अवस्था में, ये आदर्श गैस हो, यदि गैसें आदर्श गैस हो, यदि आदर्श गैस हो तो आदर्श गैस के लिए तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT। आप यहां से जरा समझिएगा कि कैसे जो P और जो C हैं आपस में समानुपाती हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमने लिख दिया इनका P बराबर N/V RT। और दोस्त पूरा दुनिया जानता है N नंबर ऑफ मोल है और V जो है आयतन है, तो मोल बटा आयतन को मोलर सांद्रण कहते हैं। और यहां पर लिख देते हैं P बराबर CRT। ये C कहां से आया, तो N/V बराबर C बराबर मोलर सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आप कहेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रण हो गया। तो P बराबर हो गया CRT। तो अब सोचिए, इसलिए Px बराबर क्या हो जाएगा, CXRT। मतलब क्या हुआ यहां पर Px का अच्छे बता रहे हैं तुरंत, Py बराबर क्या होगा, CYRT। अरे भाई तो Pa क्या होगा, CART। और एक बार फिर से बोलिए, तब Cb क्या होगा, CBRT। अरे भाई ये क्या है, Px, Py, Pa, Pb, ये क्या है, तो ये पदार्थ A, B, X एवं Y के, पदार्थ X और Y के, अरे यार एक्चुअली X और Y पर लिखे थे ऐसे, तभी तो क्रमशः लिख पाएंगे, X, Y, A एवं B, यहां पर भी लगा दीजिए, के क्रमशः आंशिक दाब हैं, आंशिक दाब माने पार्शियल प्रेशर है। मतलब ये हुआ कि Px का मतलब हो गया CXRT, Py बराबर हो गया CYRT, PCA बराबर CART, CB मतलब हो गया, CB का मतलब, CA का मतलब पदार्थ A का, ये हो गया मोलर सांद्रण, पदार्थ A का मोलर सांद्रण। CB बराबर पदार्थ, यहां पर मुझे माफ करिएगा, ये PA लिखना था, यहां गलती से लिखा गया, ये PB। तो इस तरह से देखिए Px, Py, Pa, Pb का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं हम यहां पर कि जो Px है उसको आप इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो दोस्त इधर से मिटा रहे हैं, बस इसको छोड़ देंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां मिटा रहे हैं केवल, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो समीकरण 2 से का मतलब हो गया कि Kp बराबर Px है ना, तो Px का वैल्यू इतना रख देंगे, CXRT के पावर में X, CYRT के पावर में Y, CART के पावर में A, CBRT के पावर में B। अब कुछ नहीं, मैथ का छोटा सा रूल अपनाएंगे दोस्त। देखिए ना, इसके भी पावर x है, इसके भी पावर x है, इसके भी पावर x है, तो हमने लिख दिया CX के पावर में x इंटू CY के पावर y। और आप देख ही रहे हैं कि RT के पावर, चाहे यहां पर एक साथ लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, समझ तो ऐसे भी रहे, RT के पावर में x है इंटू CY के पावर में y और RT के पावर में y है। जस्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे, तो CA के पावर में A और RT के पावर में
और सी बी के पावर में बी और आर टी के पावर में बी। अब ऐसा करते हैं कि देखिए ये सी एक्स और सी वाई को एक जगह करते हैं और आर टी के पावर एक्स आर टी के पावर वाई, चूंकि आधार समान है, मिटा रहा हूं दोस्तों यहां पर, आपको इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधार समान है, अगर इसको नहीं मिटाएंगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, आधार समान है अगर, तो इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो इसका मतलब ये केपी बराबर आ रहा है, तो केपी बराबर कितना आया भाई आपको, तो देखिए अब लिखिए इसको सी एक्स के पावर एक्स इंटू सी वाई के पावर वाई, और ये हो गया आर टी के पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, आर टी के पावर एक्स प्लस ये वाई है। उसी तरह से नीचे क्या होगा बताइए, सी ए के पावर ए, सी बी के पावर बी, और आर टी के पावर हो गया ए प्लस बी। दोस्त अब समीकरण फिर से एक बार आते हैं एक पर, समीकरण एक से अब जरा देखिए तो इतना का वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए यही है ना, इसका वैल्यू क्या है के सी, आपको समझ में आया। तो के पी बराबर हो गया, इतना की जगह हमने लिखा के सी इंटू इसको लिख दिया हमने आर टी के पावर एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। अब लिखा गया कि के पी इंटू के सी, आर टी के पावर में हमने लिख दिया डेल्टा एन, क्या लिख दिया डेल्टा एन, और यहां लिख दिए डेल्टा एन बराबर एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। आप सिंपल से इसका मतलब समझ जाइए कि जो प्रतिफल है, प्रतिफल के जो संतुलित करने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया गया, जिसको आप कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट, कोफिशिएंट, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का योगफल माइनस प्रतिकारक के स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसके योगफल को घटा लेना है। और देखो ध्यान से देख, कुछ दिख रहा है आपको, केपी बराबर आ चुका है के सी इंटू आर टी के पावर में डेल्टा एन। क्या आपको ये रिलेशन नहीं दिख रहा है? और यही है केपी और के सी के बीच का रिलेशन। अब जरा इसको डेल्टा एन को समझते हैं कि क्या है। तो इसके पहले मैंने एक इक्वेशन लिया था 3H2 प्लस N2 और 2NH3। तो दोस्त आप इसे समझ जाइए, यह है प्रतिफल, तो डेल्टा एन इसका निकालना होता तो 2 माइनस यहां पर 1 है ना, 3 प्लस 1 कर देते, मतलब कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाना है, 2 माइनस 4 बराबर कितना हो जाता है, ये -2 हो जाता। इस तरह से आप ये डेल्टा एन का वैल्यू अगर इस समीकरण के निकालना होता तो कितना आ जाता, -2 आ जाता। तो एक बात क्लियर हो गया कि डेल्टा एन का मान नेगेटिव हो सकता है, तो क्या डेल्टा एन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है? अगर पॉजिटिव होगा तो क्या शून्य हो सकता है? आइए जरा विचार करें। तो आपको के लिए मैं पहले 3 इक्वेशन लिख रहा हूं डेल्टा एन, जरा इधर देखिए, तब आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो डेल्टा एन है ये शून्य हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव हो सकता है। शून्य होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। आइए जरा विचार करें एक इक्वेशन से पहले। यहां पर देखिए इक्वेशन हमने दिया H2 प्लस I2 ये बना 2HI। दोस्त डेल्टा एन बराबर बोलिए इस समीकरण के लिए, तो ये प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया 2 माइनस, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या भाई, यहां 1 है ना, तो जोड़ दीजिए 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये 0। तो डेल्टा एन का वैल्यू आ गया 0। तो जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब कि के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी के पावर में आ गया 0। तो आप समझ रहे, पावर 0 मतलब 1 हो गया, ये आर टी तो हो गया के पी इक्वल टू के सी।
अब आप इसको गांठ पार लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि किस इक्वेशन के लिए केपी और केसी का वैल्यू बराबर है। तो जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कि केपी बराबर हो जाएगा केसी के। डेल्टा एन का वैल्यू जैसे 0 हुआ केपी और केसी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं एक दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं कि उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने इक्वेशन लिया कुछ ऐसा, लिया ये PCl5 है, ये टूट करके PCl3 और Cl2 दे दिया। तो बताइए इसके लिए डेल्टा एन बराबर क्या लिखें। तो प्रोडक्ट यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 2 माइनस यहां पर क्या है 1, घट गया ये 1, ये रहते तो आ गया 1। तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मान लीजिए एक पल के लिए 1 वाला हम ले लेते हैं, तो Kp बराबर Kc और RT के पावर 1। तो अब यहां पर देख रहे हैं दोस्त कि जब Kc में RT से गुना किया जाता है तब जाके Kp के बराबर होता है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि x बराबर P इंटू 4, P में जब 4 से गुना कर रहे हैं तब x के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन P, 4 गुना ज्यादा है ना, ये कितना है 4 गुना। तो अब यहां पर देखिए Kp बराबर है Kc इंटू RT, तो RT से गुना करने के बाद वो जो बराबर हो रहा है Kp का, तो सीधा सा मतलब हो गया कि जो Kp है वो ग्रेटर है किससे, Kc से। कितना टाइम्स, तो Kp बाई RT टाइम्स गुना ज्यादा है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा तो Kp बड़ा हो जाएगा Kc से। इस चीज को याद रखना है आपको कि जैसे इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो Kp बड़ा होगा Kc से। नेगेटिव वाला अभी यहां पर एक इक्वेशन लिखे ही थे, उसी से इस चीज को समझ लेते हैं कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो जैसे वैल्यू नेगेटिव हो गया तो इसके पावर में माइनस आ गया, मतलब क्या होगा, भाग पड़ेगा इधर आकर के, ये नीचे आएगा तो भाग पड़ेगा। तो सिंपल से इसका मतलब हो जाएगा कि तब Kc बड़ा हो जाएगा किससे, Kp से। तो दोस्तों ये आप रिलेशन याद रखिएगा कि डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। जैसे डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा Kp और Kc बराबर हो जाएंगे। डेल्टा एन का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, Kp बड़ा हो जाएगा Kc से, और डेल्टा एन का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो Kc बड़ा हो जाएगा Kp से। इस तरह से अब हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या है, और रिलेशन तो अभी यहां पर लिखा हुआ है, यही वो रिलेशन है। Kp यहां पर डेल्टा एन है, आपने देखा कि Kp बराबर होता है Kc इंटू RT के पावर डेल्टा एन के। ये डेल्टा एन क्या है, तो इसी के बारे में हम आपसे कहेंगे कि गैसीय अवस्था में प्रतिफल माने प्रोडक्ट को संतुलित करने के लिए जिन संख्याओं को उपयोग में लाया गया उनका योगफल, माइनस प्रतिकारक को संतुलित करने के लिए जिन संख्याओं को उपयोग में लाया गया उसका योगफल कर देने पर डेल्टा एन का वैल्यू निकलता है। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही मजेदार वीडियो था, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत सारी इसमें बातें हैं, गुड़ बातें हैं। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।